बच्चों आज हम एक इनफाइनाइट साइज की प्लेन शीट है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से हम उसके नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों हमारे पास ये एक मैंने शीट ले ली जो कि इनफाइनाइट साइज की है। इनफाइनाइट जैसा दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दिया। और बच्चों ये क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। और मान लेता हूँ इस पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इसकी वजह से हमें क्या करना है, इसके नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस शीट की वजह से डायरेक्शन किधर होगी। तो बच्चों सिमेट्री अगर यूज करके हम देखते हैं, मान लो ये मेरा जो हाथ है ये प्लेन शीट है, इनफाइनाइट साइज का है मान लेते हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इसकी वजह से अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लूँगा तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो जाएगी, और अगर मैं पॉइंट इधर लेता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर इधर हो जाएगी सिमेट्री से। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल गई है। अब हम फाइंड करते हैं बच्चों मैग्नीट्यूड। ये सीट आपको ऐसे दिख रही है बच्चों, ऐसे नहीं रखी है, ऐसे रखी हुई है, और इसकी वजह से यहाँ पर कोई पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे तो उसकी डायरेक्शन हो जाएगी बच्चों इधर। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है इसकी वजह से। तो मैं गॉस थ्योरम को यूज़ करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाला हूं। तो बच्चों गॉस थ्योरम जब भी हम यूज़ करेंगे तो हमें एक कंटिन्यूअस क्लोज्ड सरफेस इमेजिन करनी होती है जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं। और गॉसियन सरफेस इमेजिन करते वक्त 3 पॉइंट हम ध्यान में रखते हैं। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट गॉसियन सरफेस पे होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच एंगल उस सरफेस पर कहीं पर भी अगर एंगल देखो तो या तो 0 डिग्री मिले या 90 डिग्री मिले, और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे ऐसे हम सरफेस लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया की सिलेंड्रिकल सरफेस ले रहा हूँ बच्चों। तो देखो यहाँ पर मैंने एक सरफेस ले ली है और ये उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया बच्चों। इसको मैं आगे एक्सटेंड कर दूं इधर, और इसको मैं आगे यहाँ बना दूं बच्चों। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो सेम आएगा इन दोनों का, और ये इधर ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, सर्कल बना दूं। तो बच्चों ये जो मैंने सिलेंड्रिकल गॉसियन, ये जो सरफेस मैंने ड्रॉ किया इसको हम बोल रहे हैं गॉसियन सरफेस। ये क्या है बच्चों, गॉसियन सरफेस, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यूनिफॉर्म है और इसका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने मान लिया S है बच्चों, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसकी लेंथ कितनी है, 2r लेंथ लिया मैंने, ठीक है, और ये 2r लेंथ है बच्चों। अब आपको कैसे दिख रही है तो उसको देखना मैं समझाता हूं एक्चुअल में गॉसियन सरफेस है कैसे। मान लो ये मेरा हाथ क्या है, प्लेन शीट है, ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, और ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है। अब ये गॉसियन सरफेस कैसे जा रहा है, इसके बीच से ऐसे जा रहा है बच्चों, बिल्कुल ऐसे। तो आधा इधर है और आधा इधर है, ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये r लेंथ, शीट से लेंथ r हो गई और इधर भी r हो गई। अब हमें क्या करना है, इस शीट की वजह से यहाँ पर कोई पॉइंट है, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। मान लेते हैं कि ये जो शीट है इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा है बच्चों। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हम देख चुके हैं बच्चों, किधर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इधर है बच्चों। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एरिया वेक्टर अगर लेता हूँ तो उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी। तो बच्चों एंगल हो गया 0 डिग्री। अगर मैं पॉइंट यहाँ लेता, इस पॉइंट को, ये पॉइंट P जो ले रहा हूँ मैं, अगर यहाँ लिया होता बच्चों तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती इधर, मैंने आपको बताया था अभी। तो यहाँ अगर मैं छोटा सा एरिया लेता हूँ ds, तो उस ds वेक्टर की डायरेक्शन भी इधर हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री आ गया। अब बच्चों ये जो गॉसियन सरफेस हमने ली थी, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, उसके
अलग अलग पॉइंट्स पर अगर हम देखते हैं ई वेक्टर और डी एस वेक्टर के बीच एंगल कितना होता है, तो बच्चों यहाँ इस क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए अपन देखेंगे तो यहाँ एंगल 0 आ रहा है, इधर भी 0 आ रहा है। अब हम बात करते हैं कि इसका जो ये कर्व्ड सरफेस एरिया है, यहाँ पर इस कर्व्ड सरफेस पर अगर हम कोई पॉइंट ले, तो बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ एक छोटा सा एरिया ले लिया जिसकी वैल्यू है ds। तो बच्चों इधर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो डायरेक्शन इधर ही है क्योंकि शीट के इधर लिया है बच्चों अपन ने, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा बच्चों। ये इसका एरिया वेक्टर हो गया ds वेक्टर, तो यहाँ पर एंगल बन गया 90, तो थीटा इक्वल टू 90 हो गया। कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली है, इसके अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखता हूँ इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया 0। यहाँ इधर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया पर देखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया वेक्टर इधर है, तो एंगल 0 हो गया। लेकिन इस कर्व्ड सरफेस पर मैं अगर यहाँ पर पॉइंट लेता हूँ तो उसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड ऊपर है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है बच्चों, तो एंगल हो गया 90। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल 90 आ जाता है। अब हम ये जो पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लिख देंगे चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस में यहां पर चार्ज कितना है बच्चों, तो सिंपल हम देखेंगे उसको अपन सिग्मा क्यू लिखते हैं। सिग्मा क्यू क्या होता है बच्चों, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एस। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिग्मा बता रखा है क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। यहाँ एस क्या है, ये जो हमारी गॉसियन सरफेस है इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, वो एस है बच्चों। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हम गॉस थ्योरम यूज करें तो देखिए बाय गॉस लॉ क्या आ जाएगा, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समेशन क्यू है ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बच्चों समेशन क्यू की जगह या सिग्मा क्यू की जगह हम लिख देंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चार्ज डेंसिटी। तो और यहाँ डॉट प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों थीटा की जगह क्या वैल्यू पुट करेंगे हम, तो देखो थीटा 0 भी है, 90 भी है, यहाँ पर 0 है, तो हमें पूरी क्लोज्ड जो गॉसियन सरफेस है उसकी स्टडी करनी है, हमें उससे रिलेटेड फ्लक्स फाइंड करना है टोटल। तो देखो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अलग अलग जगह एंगल अलग अलग है, तो हम इस क्लोज इंटीग्रेशन के साइन को हटा देंगे और इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ई डी एस कोस। अब बच्चों ये जो इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, इस वाले पार्ट को मैं S1 नाम दे देता हूँ, इसकी जो साइड का जो ये कर्व्ड पार्ट है पूरा उसको मैं S2 बोल देता हूं बच्चों, और इधर वाले को मैं S3 बोल देता हूं। तो यहाँ S1 पार्ट के लिए अगर हम एंगल देखते हैं तो एंगल आ रहा है बच्चों 0 डिग्री। फिर इसके कर्व्ड पार्ट पर कहीं पर भी चेक करोगे आप तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर के बीच एंगल आएगा बच्चों 90 डिग्री, ये S2 पार्ट है। और फिर इधर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप देखोगे तो वहां पर एंगल है बच्चों 0 डिग्री, तो ये आ जाएगा EDS cos 0 डिग्री इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखिए कोस 90 तो क्या हो गया 0, यहाँ कोस 0 1 हो जाएगा, तो EDS S1 प्लस 0 और ये EDS ये S3 पार्ट था बच्चों इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों ये जो बीच वाला पार्ट है, बीच वाला पार्ट कौन सा है, ये कर्वेचर पार्ट, इससे रिलेटेड फ्लक्स क्या है 0 आया, मैथमेटिकली हमने देखा है। तो वैसे भी समझ लो यार फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस। तो बच्चों ये जो कर्व्ड पार्ट है इसका, इससे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है क्या, नहीं हो रही है बच्चों, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता है। तो ये कर्व्ड पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे निकलती तब फ्लक्स पास होता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है बच्चों, तो इस साइड के कर्व्ड पार्ट से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं हो रही है, मतलब कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, इसलिए इस कर्व्ड पार्ट से फ्लक्स कितना आ गया बच्चों 0 आ गया है। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही है तो इस वाले पार्ट से फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगे मतलब फ्लक्स पास होगा, ऐसे इधर इससे पास होंगे बच्चों। ठीक है, इसलिए बीच वाले पार्ट से 0 हो गया है बच्चों। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों ये जो इधर का क्रॉस सेक्शन एरिया है S1 और ये S3, ये हमारी जो सीट है
उससे क्या थे बच्चों, इक्वल डिस्टेंस पे थे। मैंने अभी आपको बताया था ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब यहां पर पॉइंट और यहां पर पॉइंट सीट से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेंगे, इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। तो बच्चों ई को बाहर ले लिया हमने, तो क्या आ गया हमारे पास, डी एस एस वन प्लस यहां भी ई को बाहर ले लेंगे और ये डी एस एस थ्री इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों देखिए, डी एस ये एस वन वाला पार्ट हो या फिर डी एस एस थ्री वाला पार्ट हो। डी एस क्या है बच्चों, छोटा सा एरिया, इंटीग्रेशन डी एस मतलब ये टोटल एरिया, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया मैंने पहले आपको बता रखा है कि ये जो गॉसियन सरफेसेस का टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया एस है, ये एस वन पार्ट का। सिमिलरली यहाँ एस थ्री का भी हो जाएगा, तो इसको हम इंटीग्रेशन डी एस को लिख देंगे बच्चों एस। तो देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, ई एस प्लस ई एस इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ जाएगा बच्चों 2es इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो गया बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, और इस फॉर्मूले को देखने से हमें पता चल रहा है कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट साइज की कोई प्लेन चार्ज्ड शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, तो उसकी वजह से उसके नियर बाई पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म आता है, कांस्टेंट आता है, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा, फॉर्मूले के अंदर आर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका यूज हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म, तो यहां लिख दूंगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहाँ एन कैप क्या है बच्चों, एक यूनिट वेक्टर है जिसकी जो डायरेक्शन है वो इस सीट के परपेंडिकुलर होती है, और परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी अगर ये सीट पॉजिटिवली चार्ज है, और परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में होगी अगर ये सीट नेगेटिवली चार्ज है। तो ये एन कैप तो एक यूनिट वेक्टर है बच्चों, डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो देखिए ई और यहाँ पर अगर मैं आर लूंगा तो आर के बदलने से इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ग्राफ ऐसा आएगा। और अगर सिग्मा के साथ में देखें तो बच्चों सिग्मा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज डेंसिटी बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है इनफाइनाइट साइज की यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे कि मान लो दो सीट हो, एक सीट ऐसी है, ये भी इनफाइनाइट साइज की, ये भी इनफाइनाइट साइज, दोनों प्लेन सीट है, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो, ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो, तो उन दोनों की वजह से इनके बीच के एरिया पे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इधर कितना होगा और इधर कितना होगा, वो हम फाइंड करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक वही है बच्चों। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल सीट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास ये एक सीट ले ली मैंने, प्लेन सीट, और एक सीट मैंने ले ली बच्चों ऐसे। ठीक है, ये भी बच्चों पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मान लिया इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो प्लस सिग्मा 1 है और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा 2 है बच्चों। ठीक है, इनकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 सिग्मा 2 ले लिया मैंने। अब ये सीट आपको ऐसे दिख रही है, ऐसे है बच्चों, जैसे मेरे दोनों हाथ हैं ना, दोनों एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई हैं, तो हमें इनके बीच के पॉइंट पर इधर और इधर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, उसको मैं मान लेता हूँ E1, और उसकी वैल्यू हमें पता है, अभी अभी फाइंड की है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम मानेंगे E2, और वो हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, एक काम और करते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन को मैं ले रहा हूं बच्चों पॉजिटिव, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हुआ तो उसको मैं लूंगा नेगेटिव। ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इन दोनों के, ये जो दोनों प्लेट्स हैं ऐसे हैं, तो इधर का जो रीजन है उसको मैं रीजन फर्स्ट बोलूंगा, इन दोनों के बीच के रीजन को सेकंड रीजन बोलूंगा, और इधर वाले रीजन को थर्ड रीजन बोलूंगा। तो ये है रीजन फर्स्ट,
ये सेकंड रीजन है बच्चों और ये थर्ड रीजन है। तीनों रीजन में हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा बच्चों, पॉइंट इधर लूंगा तो इधर हो जाएगा, तो E1 की डायरेक्शन भी इधर है बच्चों, और ये जो है E2 ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होता है, आउटवर्ड होता है बच्चों, तो E2 इधर हो जाएगा। मतलब रीजन फर्स्ट के अंदर इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज होंगी उनकी डायरेक्शन इधर होगी। एक बार इधर देखते हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक, अगर पॉइंट इधर लेता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा बच्चों, तो E1 की डायरेक्शन इधर आ गई। ये सीट पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी इधर हो जाएगा। अब बात करते हैं इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बेटा ये पॉइंट जो है वो इस सीट के इधर हो गया, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर हो जाएगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E1 लिखा है, तो E1 की डायरेक्शन आ गई बच्चों इधर। अब ये जो पॉइंट है वो इस सीट के लिए तो इधर हो गया ना बच्चों, तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होगा, ठीक है, तो यहां E2 की डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों इधर, ठीक है। तो हम इन दोनों तीनों रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो पहले देखते हैं इन रीजन फर्स्ट, रीजन फर्स्ट में देखते हैं। रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को हमने क्या ले रखा है, नेगेटिव, तो देखो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, -E1 -E2, क्योंकि बेटा इन दोनों की डायरेक्शन क्या ले लेंगे अपन, नेगेटिव, क्योंकि इस डायरेक्शन को हमने नेगेटिव माना हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी है, -σ1/2ε0 और -σ2/2ε0, ठीक है बच्चों। तो यहां माइनस कॉमन ले लूंगा और क्या जाएगा हमारे पास, σ1 + σ2/2ε0, ये आ गया हमारे पास रीजन फर्स्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब देखते हैं रीजन सेकंड में। इस रीजन सेकंड में देखेंगे बेटा, तो यहां पर E1 की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन जो ली है उधर है, तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 तो प्लस का हो गया, और E2 इस डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन नेगेटिव ली हुई है, तो -E2 लिख दूंगा मैं उसको। अब E1 की वैल्यू कितनी है, σ1/2ε0 -σ2/2ε0, ये आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा σ1 - σ2/2ε0, ठीक है। अब देखो रीजन थर्ड में बात करते हैं अपन। इन रीजन थर्ड, तो देखिए रीजन थर्ड में क्या हो जाएगा बच्चों, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन को हमने क्या ले रखा है, पॉजिटिव ले रखा है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 + E2, E1 की वैल्यू σ1/2ε0 और σ2/2ε0, ये आ जाएगा। तो बच्चों ये हमारे पास 2ε0, तो σ1 + σ2, ये आ गया, ठीक है। तो ऐसे अगर दो पैरेलल सीट हो तो उनके वजह से उनके बीच में इधर और इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज फाइंड कर सकते हैं। यहां एक स्पेशल केस लेते हैं कि अगर मान लो दोनों जो सीट है उन पर चार्ज डेंसिटी सेम हो, ठीक है, σ1 अगर σ2 के इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, यहां हम ले लें इफ σ1 = है σ2 के, और उसको हम लिख दें सिग्मा। तो बच्चों देखिए यहां पर σ1 और σ2 अगर इक्वल हो जाएंगे तो सिग्मा + σ2 सिग्मा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों -σ/ε0। माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड σ/ε0 होगा और उसकी डायरेक्शन इधर होगी बच्चों। कब, जब दोनों के चार्ज डेंसिटी सेम है। अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, अगर चार्ज डेंसिटी सेम हो गई तो बेटा ये सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, 0, तो बीच में आ जाएगा बच्चों 0, अगर चार्ज डेंसिटी सेम हो जाती है तो। और यहां पर देखेंगे तो सिग्मा + σ2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E कितना आ जाएगा, σ/ε0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कब होंगे बच्चों, जब इन दोनों की जो चार्ज डेंसिटी हो क्या होंगी, सेम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट एक और देखते हैं। ये तो देखा हमने कि दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मान लो एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो, एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट हो, सीट हो मतलब, तो उनकी वजह से बीच में इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होने वाला है वो हम देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 ऑपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल सीट्स। तो देखिए हम 2 पैरेलल सीट लेते हैं यहाँ पे। एक सीट हमारे पास ये है बच्चों, और एक इसके पैरेलल
इसी ज्योमेट्री और एरिया की मैं दूसरी प्लेट ले लेता हूं। अब बच्चों एक सीट को हमने पॉजिटिवली चार्ज ले लिया और एक को हमने नेगेटिवली चार्ज ले लिया। मान लेते हैं कि इसकी जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है वो प्लस सिग्मा है बच्चों, और इसकी जो चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है वो माइनस सिग्मा है। ठीक है, और इसकी वजह से इसके आसपास के पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है उसको मैं E1 मान लेता हूं और उसकी वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको E2 इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी बच्चों। वो नेगेटिव की वजह से तो मैं डायरेक्शन देखने वाला हूं, यहाँ पे जो माइनस सिग्मा है वो यहाँ नहीं रख रहे, उसकी वजह से अपन डायरेक्शन देखेंगे बच्चों। तो देखिए वैल्यू तो सेम होगी, माइनस की वजह से सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फर्क पड़ेगा बच्चों। चलिए अब वही इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको मैं नेगेटिव लूंगा बच्चों। ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन मैंने अज्यूम कर ली है। अब बच्चों ये जो दोनों प्लेट्स हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, बट ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, इनके बीच में इधर और इधर इधर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो देखिए इस रीजन को मैं मान रहा हूं फर्स्ट, इन दोनों के बीच का जो रीजन है उस रीजन को मैं सेकंड रीजन बोल रहा हूं, और इधर के रीजन को मैं बोल रहा हूं ये जो रीजन है थर्ड रीजन है बच्चों। अब देखिए यहां रीजन फर्स्ट में बात करते हैं, इस प्लेट की वजह से पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसकी वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने E1 मान रखा है तो उसकी डायरेक्शन होगी बच्चों E1। और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो नेगेटिव चार्ज प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो इस प्लेट की तरफ होगा बच्चों, इनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहां पर ये ऐसे आ जाएगा E2। अब बीच के पॉइंट पर देखते हैं बच्चों, ये जो पॉइंट है वो इस प्लेट के इधर है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में कितना है E1 मानना है अपने, और ये नेगेटिव चार्ज प्लेट है तो नेगेटिव प्लेट की वजह से यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्लेट की तरफ डायरेक्शन होगी उसकी E2। अब थर्ड रीजन में बात कर लेते हैं अपन, यहाँ पे थर्ड रीजन में अगर देखते हैं हम तो बच्चों ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, इसकी वजह से जो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाहर की तरफ हो जाएगा E1, और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो यहाँ पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लेट की तरफ उसकी डायरेक्शन होने वाली है, उसको हम बोल रहे हैं E2। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन फाइंड करते हैं तीनों रीजन में। तो देखिए इन रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं वेक्टर नहीं ले रहा हूं बच्चों, डायरेक्शन हम देख चुके हैं। तो देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों इस डायरेक्शन को हम ले रहे हैं पॉजिटिव, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास E2, इस डायरेक्शन को हमने लिया है नेगेटिव E1। अब E2 और E1 की वैल्यूज क्या है, सेम है बच्चों, प्लस माइनस है, उसकी वजह से मैं डायरेक्शन ऑलरेडी देख चुका हूं तो दोबारा हमें प्लस माइनस नहीं लेना है बच्चों। तो यहां पर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा बच्चों 0। ठीक है, रीजन फर्स्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। उसके बाद बात करते हैं अपन इन रीजन सेकंड, देखिए सेकंड रीजन में देखेंगे तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, और कौन सी डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो दोनों को डायरेक्ट ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना आ जाएगा बच्चों 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा बच्चों रीजन सेकंड के अंदर इन दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। रीजन थर्ड में बात करें अपन, इन रीजन थर्ड रीजन में देखेंगे बच्चों तो E1 तो है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा E1 तो प्लस ले लेंगे, और E2 नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस E2 आ जाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम है बच्चों, तो क्या आ जाएगा हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो थर्ड रीजन में भी क्या आ गया बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया है। ठीक है, तो बच्चों अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो एक नेगेटिवली चार्ज हो और उनकी चार्ज डेंसिटी अगर इक्वल हो, ठीक है, तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इधर और इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और ऐसा कहां पर होता है बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे कैपेसिटर में होता है। तो इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलते हैं कि अगर दो प्लेट सेम ज्योमेट्री सेम एरिया की हो, चार्ज डेंसिटी अगर उन पे
इक्वल हो तो उस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर बोलेंगे, और उसके बीच में कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। इधर और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया है बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमने टॉपिक्स को कवर किया है उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, a charge of 17.7 into 10 raised to power minus 4 coulomb is distributed uniformly over a large sheet of area 200 meter square. Calculate the electric field intensity at a distance of 20 centimeter from it in air. तो देखिए, हमें जो चीज़ गिवन है बच्चों वो हम देख लेते हैं। हमें क्या गिवन है, चार्ज गिवन है, क्यू गिवन है, कितना है 17.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कूलम है, और एरिया हमें गिवन है, एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, और क्या गिवन है, हमें कितने डिस्टेंस पर फाइंड करना है, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस आर दे रखा है अपने को 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे चार्ज डेंसिटी फाइंड करेंगे। चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज कितना है बच्चों 17.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 4 कूलम अपॉन एरिया कितना है बच्चों 200 मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको 2 से कैंसिल करूं तो ये तो हो जाएगा बच्चों 100, और इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8.85। ये 100 मतलब 10 की पावर 2 ऊपर जाके -2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8.85 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों, ये जो हमारे पास यूनिफॉर्मली चार्ज एक शीट है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है अभी अभी हमने देखा है कितना होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इस डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती है, क्योंकि उसके नियर बाई पॉइंट्स जो होते हैं सारे पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा बच्चों हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू कितनी है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। 8.85 से 8.85 कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर, ये कैंसिल हो गया तो 10 की पावर +6 आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 10 की पावर +6। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ये आ जाएगा बच्चों उस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 large thin metal plates are parallel and close to each other. On their inner faces, the plates have surface charge density of opposite signs and magnitude उनका दे रखा है अपने को। फाइंड करना है अपने को E in the outer region of first plate, in the outer region of second plate, between the plates। देखो बच्चों, हमें क्या गिवन है, सिग्मा हमें गिवन है, सिग्मा गिवन है हमें कितना है 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर, और 2 मेटल प्लेट है। बोल रहा है कि दोनों पर जो इनर फेस है वहाँ पर चार्ज डेंसिटी सेम है, बट एक पे इनके जो साइन है चार्ज डेंसिटी के वो ऑपोजिट है, ठीक है। जो अभी अभी हमने केस किया था वैसा ही कुछ है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि अगर 2 हमारे पास प्लेट्स होती हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज हो एक नेगेटिवली चार्ज हो, और इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो, इसकी चार्ज डेंसिटी अगर माइनस सिग्मा हो, तो उनके बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वैल्यू तो थी बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर E क्या था 0, और यहाँ पर E क्या था 0। अभी अभी हमने फाइंड किया है, तो आप बता देना इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट 0 हो जाएगा, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट वो भी 0 हो जाएगा, बिटवीन द प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बच्चों, बिटवीन प्लेट्स हमारे पास सी पार्ट जो है उसका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। सिग्मा हमें दे रखा है बच्चों 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर -22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितना होता है 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर -12। तो बच्चों, ये अगर 17.7 आ जाता है तो एग्जैक्टली 2 टाइम्स कैंसिल हो जाता, मतलब 17.7 नहीं है तो ये 2 से तो छोटा आंसर आने वाला है, और यहाँ पे -12 कैंसिल हो गया तो -10 बच जाएगा। इसको अपन कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1 से छोटा आएगा 1.9 समथिंग,
वैल्यू आनी चाहिए 17 डिवाइडेड बाई 8.85 1.92, ये आ जाएगा बच्चों 1.92 इंटू 10⁻⁻⁻, -12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का 10 बच जाएगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम। ये हमारे पास इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई है बच्चों। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम। देखिए, ए पार्टिकल ऑफ मास 9 × 10⁻⁻5 ग्राम इज केप्ट ओवर ए लार्ज हॉरिजॉन्टल शीट ऑफ चार्ज डेंसिटी 5 × 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। व्हाट चार्ज शुड बी गिवन टू द पार्टिकल सो दैट इफ रिलीज्ड इट डज नॉट फॉल। देखिए, जो जो पैरामीटर्स हमें गिवन है पहले उनको लिख लेते हैं बच्चों। हमें मास गिवन है, कितना है 9 × 10⁻⁻5 ग्राम है बच्चों, तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁻³ तो यह आ जाएगा 9 × 10⁻8 किलोग्राम। उसके बाद हमें क्या गिवन है, चार्ज डेंसिटी गिवन है बच्चों 5 × 10⁻⁻5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास सीट है और इस पर जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है बच्चों, पॉजिटिव है। पॉजिटिव में है तो इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होने वाला है, ये सीट ऐसे रखी है तो इसकी वजह से पॉजिटिव वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ऊपर की तरफ होगा बच्चों। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई हमारे पास ऐसे बच्चों। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि सीट के ऊपर यहां हवा में कोई पार्टिकल रखा है। ठीक है, तो उस पार्टिकल का मास हमें गिवन है। अब बोल रहे हैं कि उस पार्टिकल को चार्ज कितना दें कि वो नीचे नहीं गिरे। तो बच्चों देखो, मान लेते हैं यहाँ पे पार्टिकल है m मास का। ठीक है, अब ये ग्रेविटी की वजह से नीचे गिरना चाहेगा, इस पर फोर्स लगेगा नीचे की तरफ कितना mg, और मान लेते हैं कि इस पर जो चार्ज है वो q है। ठीक है बच्चों, और ये q पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्योंकि नेगेटिव होगा तो ये प्लेट खुद से खींच लेगी, ग्रेविटी खुद नीचे गिरा देगी उसको। ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, ग्रेविटी इस पर डाउनवर्ड लगाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपवर्ड जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू है बच्चों QE, और ये गिरे नहीं उसके लिए जरूरी है कि अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स हमारे पास कितना है QE, डाउनवर्ड फोर्स कितना है mg। अब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये जो प्लेन सीट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है इसके नियर बाई पॉइंट्स पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यह आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू mg। अभी हमने देखा है इसकी वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हमें चार्ज फाइंड करना है बच्चों, तो क्या कर देंगे 2 एप्सिलॉन नॉट mg डिवाइडेड बाई सिग्मा, वैल्यूज रख दो बच्चों। 2 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12, मास कितना है उसका 9 × 10⁻⁻8, g की वैल्यू 9.8 डिवाइडेड बाई सिग्मा कितना है बच्चों 5 × 10⁻⁻5। अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 5 से इसको कैंसिल कर देते, 5 × 5, 3 बचे 5 7, तो ये आ जाएगा 1.77। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास 2 × 1.77 9.8, और पावर को एडजस्ट करें बच्चों तो देखो -12 और -8 -20, ये -5, तो माइनस का 15 बच जाएगा बच्चों। ठीक है, और अगर इनको मल्टीप्लाई करके हम फाइनल आंसर लिखें, वैसे तो आप कर लोगे बट फिर भी हम लिखें 2 × 1.77 9 to 9.8, ये आ जाएगा बच्चों 312.2 इंटू 10⁻⁻15। पॉइंट को अगर 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3.122 इंटू 10⁻⁻13 कूलम, ये चार्ज आ जाएगा बच्चों उस पर। ठीक है, तो ऐसे करके हमने जो भी टॉपिक्स स्टडी किए हैं उन पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू।